Next, starting with leave salary, note number 6. Now what do you mean by leave salary? Say for example, Mr. X जिस कंपनी में काम कर रहा है वो कंपनी उसे छुट्टियां अलाउ कर रही है, लीव अलाउ कर रही है फॉर 40 डेज. लीव अलाउड 40 डेज. इट मीन्स संडे उसे छुट्टी रहेगी, पब्लिक हॉलीडे पर भी छुट्टी मिलेगी. अपार्ट फ्रॉम दीज हॉलीडेज ही कैन टेक एक्स्ट्रा लीव ऑफ 40 डेज. मतलब संडे टू संडे उसे काम पर आने की जरूरत नहीं है. पब्लिक हॉलीडे, दिवाली, दशहरा, काम पर आने की जरूरत नहीं है. अपार्ट फ्रॉम दीज हॉलीडेज ही कैन टेक एक्स्ट्रा लीव ऑफ 40 डेज. कंपनी उसे 40 दिन की एक्स्ट्रा लीव प्रोवाइड कर रही है. बट से फॉर एग्जाम्पल ही हैज टेकन लीव ऑफ ओनली 10 डेज. लीव अलाउड बाय कंपनी इज 40 डेज बट ही हैज टेकन लीव ऑफ 10 डेज. कितनी छुट्टियां इसने नहीं ली? 30 days. Leave allowed by company was 40 days but he has taken leave of only 10 days. The leave not taken by him is 30 days. Since कंपनी ने उसे छुट्टी अलाउ की थी बट उसने छुट्टी नहीं ली, तो इन छुट्टियों के बदले कंपनी उसको सैलरी पे करती है. जितनी छुट्टी उसने नहीं ली उसके बदले सैलरी मिलती है. एंड सच सैलरी इज नोन एज लीव सैलरी. अगर मिस्टर एक्स ने पूरे 40 दिन की छुट्टी ले ली होती तो डेफिनेटली उससे कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं मिलता. हर महीने बेसिक सैलरी तो मिलेगा ही, हर महीने बेसिक सैलरी तो मिलेगा ही. अपार्ट फ्रॉम दैट अगर उसने थ्रू आउट द ईयर छुट्टियां नहीं ली जितना कंपनी ने अलाउ किया था, तो जितनी छुट्टी नहीं ली उन छुट्टियों के बदले उसे सैलरी मिलती है. सच सैलरी इज नोन एज लीव सैलरी. अब मिस्टर एक्स के पास ऑप्शन है, या तो वो इन छुट्टियों को इमीडिएटली कैश में कन्वर्ट कर सकता है, या दूसरा ऑप्शन इन छुट्टियों को वो कैरी फॉरवर्ड कर सकता है टू द नेक्स्ट ईयर. कैरी फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ईयर मींस अब नेक्स्ट ईयर उसके पास पहले से 40 दिन की छुट्टी थी, प्लस यहां पर कितनी छुट्टी बच गई? 30 डेज. सो 40 प्लस 30 डेज, टोटल 70 डेज की छुट्टी नेक्स्ट ईयर वो एंजॉय कर सकता है. से फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट ईयर 70 डेज में से उसने 20 दिन की छुट्टी ले ली, कितनी छुट्टी बच गई? 50 डेज. अब ये 50 डेज की छुट्टियों के बदले वो कैश ले सकता है, या दूसरा ऑप्शन इसे फर्दर कैरी फॉरवर्ड कर सकता है टू द नेक्स्ट ईयर. अब अगर उसे ये नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड करेगा तो नेक्स्ट ईयर 50 प्लस 40 टोटल 90 डेज की छुट्टी बच जाएगी. वापस उसमें से वो कुछ छुट्टियां अवेल करेगा. जितनी छुट्टी बच जाएगी, दो ऑप्शन, या तो इमीडिएटली उसे कैश में कन्वर्ट करेगा या तो उसे फर्दर कैरी फॉरवर्ड करेगा. इट मींस बीइंग एन एम्प्लॉय मेरे पास ऑप्शन है, छुट्टी बचाकर इमीडिएटली पैसे ले लो, उसे कैश में कन्वर्ट कर लो, तो उसे कहते हैं लीव सैलरी इन कैश एट द टाइम ऑफ सर्विस. लीव सैलरी इन कैश एट द टाइम ऑफ सर्विस. या दूसरा ऑप्शन लीव सैलरी इन कैश ऑन रिटायरमेंट. लीव सैलरी encashed in सर्विस और लीव सैलरी encashed ऑन रिटायरमेंट. वी हैव टू ऑप्शन, या तो सर्विस के वक्त एनकैश कर लो या तो रिटायरमेंट के वक्त. इफ इट इज encashed इन सर्विस एट द टाइम ऑफ सर्विस देन इट इज फुल्ली टैक्सेबल. मतलब हर साल छुट्टी बचाओ, हर साल पैसों में कन्वर्ट कर लो. फुल्ली टैक्सेबल फॉर ऑल एम्प्लॉइज. Whether he is government employee or other employee, for everyone it is taxable. But if it is encashed on retirement, encashed on retirement मतलब कैरी फॉरवर्ड करते गया और सारी छुट्टियों का पैसा एक साथ रिटायरमेंट के वक्त ले लिया. अब अगर रिटायरमेंट के वक्त लिया है एक साथ पैसा, तो देखेंगे एम्प्लॉय कौन सा एम्प्लॉय है, वेदर एम्प्लॉय इज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय और अदर एम्प्लॉय. इफ एम्प्लॉय इज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय इट इज एग्जेम्प्ट. It is exempt under section
1010AA, एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 1010AA। ग्रेचुटी के लिए हमने क्या सेक्शन पढ़ा था? 1010। पेंशन के लिए 1010A और लीव सैलरी के लिए 1010AA। GPL जैसे IPL वैसे GPL, ग्रेचुटी पेंशन लीव सैलरी, ग्रेचुटी पेंशन लीव सैलरी, ग्रेचुटी पेंशन लीव सैलरी। सेक्शन नंबर याद रखना, इजी हो जाएगा। ग्रेचुटी 1010, पेंशन 1010A, लीव सैलरी 1010AA। So now this leave salary encashed on retirement is exempt under section 1010AA. Government employee fully exempt, other employee partly exempt, partly taxable under section 1010AA. कितना exempt कितना taxable, तो उसके लिए आपको कुछ फॉर्मूला याद रखना है। फर्स्ट, लीव क्रेडिट इनटू सैलरी पर मंथ, लीव क्रेडिट इनटू सैलरी पर मंथ। लीव क्रेडिट क्या होता है? लीव क्रेडिट मतलब एज पर गवर्नमेंट रूल आपने कितनी छुट्टियां बचाई, एज पर गवर्नमेंट रूल आपने कितनी छुट्टियां बचाई, गवर्नमेंट रूल कितनी छुट्टियां बचाई मींस, तो लीव क्रेडिट इज इक्वल टू लीव अलाउड माइनस लीव टेकन, लीव अलाउड एज पर गवर्नमेंट रूल माइनस लीव टेकन बाय यू। लीव अलाउड कितना, तो लीव अलाउड एज पर गवर्नमेंट रूल मैक्सिमम 30 डेज इन अ ईयर, मैक्सिमम 30 डेज इन अ ईयर, एक साल में 30 दिन। तो ऐसे जितने साल आपने सर्विस प्रोवाइड की इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ सर्विस, इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ सर्विस कंप्लीटेड, इग्नोरिंग फ्रैक्शन। मतलब अगर 10 ईयर 11 मंथ्स होगा तो 10 ईयर ही लो, 10 ईयर 8 मंथ्स है तो 10 ईयर्स ही लो, 10 ईयर 5 मंथ है तो 10 ईयर ही लो। एनी फ्रैक्शन शुड बी इग्नोर्ड। In case of only POGA employees, rounding off is allowed for calculation of gratuity. Otherwise, anywhere in leave salary or there in gratuity, it should be ignored. Only for POGA employee, this benefit is given. Okay, leave allowed is equal to maximum 30 days. So, say for example, Mr. X को कितना leave allow किया था कंपनी ने? कंपनी ने 40 दिन दिया है. But while computing leave credit, as per government rule, government कह रही एक साल में 30 दिन से ज्यादा हम allow नहीं करेंगे for claiming exemption. इंटू नंबर ऑफ ईयर्स, तो 10 साल की अगर सर्विस दी तो 30 इंटू 10 300 माइनस लीव टेकन इन दैट पर्टिकुलर 10 ईयर बाय यू। सो से फॉर एग्जांपल यू हैव टेकन लीव ऑफ 90 डेज, तो 300 माइनस 90 डेज 210 डेज विल बी कंसिडर्ड एज लीव क्रेडिट। दिस इज इन डेज, 210 डिवाइड बाय 30 इट विल गिव यू नंबर ऑफ मंथ्स, दैट इज 7 मंथ लीव क्रेडिट, वो यहां पर आ जाए। सो लीव क्रेडिट निकालने के लिए फॉर्मूला लीव अलाउड माइनस लीव टेकन, leave allowed is equal to as per government rule maximum 30 days into number of years of service completed. Any fraction should be ignored. Salary per month क्या होता है? तो salary per month is equal to average basic salary plus average dearness allowance plus average turnover commission. Average basic salary plus average dearness allowance in terms which is forming part of salary plus average turnover commission. Turnover commission, that is fixed commission, commission on sales. Average of how many months? So average of last 10 months. Average of last 10 months. तो पिछले 10 महीने के सैलरी का एवरेज निकालेंगे, वो जो आएगा वो यहां पर ले लेंगे। नाउ दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला कंपेयर्ड विथ सेकेंड 10 months into salary per month. Now काफी एम्प्लॉय ऐसे होते हैं जिनका लीव क्रेडिट बहुत ज्यादा हो जाता है, जो बहुत ज्यादा छुट्टियां एक्यूमुलेट कर लेते हैं। तो गवर्नमेंट कह रही है आप कितनी भी छुट्टियां एक्यूमुलेट करो, मैक्सिमम एग्जेम्पशन तो 10 महीने का ही मिलेगा। मतलब अगर किसी ने 12 महीने का लीव एक्यूमुलेट किया है तो एग्जेम्पशन विल बी गिवन ओनली फॉर 10 months. दिस इज द अपर लिमिट, 10 months into salary per month, and salary per month is same
compared with actual amount received compared with maximum 3 lakh. Whichever is less. So leave salary. Leave salary means encashment of unused leave. Leave salary means encashment of unused leave. Unused leaves means the leave which has been allotted to you, but during the year you have not taken that particular leave. आपने उस छुट्टियों को बचा लिया, सेव कर लिया, और बाद में आप उसे या तो कैरी फॉरवर्ड कर लेंगे टू द नेक्स्ट ईयर, या तो उसे एनकैश कर लेंगे. अगर आपने इमीडिएटली उसे एनकैश कर लिया, अगर आपने उसे इमीडिएटली एनकैश कर लिया, तो उसे हम बोलेंगे लीव सैलरी एनकैश्ड ऑन सर्विस. इट इज फुल्ली टैक्सेबल टू ऑल एम्प्लॉइज, वेदर एम्प्लॉय इज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय और अदर एम्प्लॉय. लेकिन अगर आपने इन छुट्टियों को कैरी फॉरवर्ड किया, कैरी फॉरवर्ड किया, कैरी फॉरवर्ड किया, और सारी छुट्टियों का पैसा एक साथ रिटायरमेंट के वक्त ले लिया, तो इसे कहते हैं एनकैश्ड ऑन रिटायरमेंट, विच इज exempt under section 10(a). For government employee, it is fully exempt. For other employee, partly exempt, partly taxable. So how much is exempt? For that purpose, we have to use this formula. Formula is leave credit into salary per month. How to calculate leave credit? So leave credit is equal to leave allowed minus leave taken. Leave allowed means the leave allowed as per government rule, which is maximum 30 days into number of years service completed by you, ignoring the fraction. And salary per month here means average basic salary plus average dearness allowance in terms, that is forming part of salary, plus average turnover commission. Average should be taken of last 10 months. ये फर्स्ट अमाउंट जो भी आएगा इसको कंपेयर किया जाएगा 10 मंथ इंटू सैलरी पर मंथ. 10 मंथ मतलब एक अपर लिमिट सेट कर दिया गवर्नमेंट की, आप छुट्टी कितनी भी छुट्टी बचाओ आपको एग्जेम्पशन मैक्सिमम 10 महीने का ही मिलेगा. 10 मंथ इंटू सैलरी पर मंथ, कंपेयर विद एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, कंपेयर विद मैक्सिमम 3 लाख, विच एवर इज लेस. सो दिस इज द लीव सैलरी थियरी. Yes. Now next, after leave salary, note number 7, that is voluntary retirement compensation. अब ये voluntary retirement compensation का मतलब क्या है? Voluntary मतलब खुद के मन से, रिटायरमेंट लो, खुद के मन से रिटायरमेंट लो तो कंपनी से कॉम्पनसेशन मिलेगा. किस चीज का कॉम्पनसेशन मिलेगा? तो देखो, जब कंपनी डाउनफॉल में जाती है, से फॉर एग्जांपल अगर हम कुछ साल पहले बात करें, नोकिया मोबाइल में नंबर 1 कंपनी थी, बट आज मार्केट में उसका कोई वैल्यू नहीं रह गया. आज कोई नोकिया का मोबाइल खरीदता ही नहीं है. सो ऐसी बड़ी बड़ी कंपनीज जिनका मार्केट में पहले बहुत डिमांड था, तो प्रोडक्शन कंप्लीट करने के लिए, डिमांड कंप्लीट करने के लिए वो बहुत सारे वर्कर्स अपॉइंट कर लेते हैं. अब बहुत सारे वर्कर तो अपॉइंट कर लिए, बट मान लो अब उनका डाउनफॉल चालू हो गया. डाउनफॉल चालू हो गया मतलब अब इतना डिमांड नहीं है मार्केट में, प्रोडक्शन का इतना डिमांड नहीं है उनके गुड्स का. अब वर्कर तो अपॉइंट कर लिए, अब उनको काम नहीं दे पा रहे बिकॉज इतना डिमांड नहीं है. तो ऐसे वर्कर को बैठे बैठे पगार देना कंपनी के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है. तो कंपनी अपने वर्कर्स को ऑप्शन देती है कि जो खुद से रिटायरमेंट ले लेगा, जो वॉलेंटरी रिटायरमेंट ले लेगा, कंपनी उसे कॉम्पनसेशन पे करेगी. दिस कॉम्पनसेशन इज गिवन ओनली टू दोज एम्प्लॉय हु हैव टेकन वॉलेंटरी रिटायरमेंट, and if it is received by them, then for them it is an income and such income is exempt. Voluntary retirement is exempt. Under section 10(10)(c), voluntary retirement compensation, it is exempt under section 10(10)(c. कितना एग्जेम्पशन मिलेगा? तो उसके लिए एक फॉर्मूला आपको याद रखना है. सैलरी पर मंथ इंटू (3 months
into number of years of service completed. Salary per month into 3 month into number of years of service completed. Second, salary per month into 1 month into number of months remaining in service. यहां पर क्या देखना है, नंबर ऑफ इयर्स ऑफ सर्विस कंप्लीटेड, यहां पर इयर्स है और यहां पर नंबर ऑफ मंथ्स है रिमेनिंग इन सर्विस। कितने साल की सर्विस दे चुके हो यहां पर आएगा, और कितने मंथ्स की सर्विस देना बाकी था जिसके पहले आपने रिटायरमेंट ले लिया। तो यहां पर इयर्स है, इसके लिए मल्टीप्लाई बाय 3 मंथ, और यहां पर मंथ्स है, इसके लिए मल्टीप्लाई बाय 1 मंथ। एक्चुअली 1 मंथ लॉ में नहीं लिखा है, बट क्या वो याद रखना इजी हो ना, इसके लिए 1 मंथ मैंने लिख दिया। यहां पर सैलरी पर मंथ, 3 मंथ 1 मंथ, नंबर ऑफ इयर्स कंप्लीटेड, नंबर ऑफ मंथ्स रिमेनिंग इन सर्विस। थोड़ा याद रखना इजी हो ना, इसके लिए 1 मंथ लिखा है, बाकी ऐसा 1 मंथ लॉ में नहीं लिखा है। लॉ में तो सिंपल रूल है, सैलरी पर मंथ इंटू नंबर ऑफ मंथ्स रिमेनिंग। तो एक थोड़ा कंपेरेबल फॉर्म में, इसके लिए मैंने इंटू 1 मंथ कर दी। कंपेयर्ड विथ एक्चुअल अमाउंट रिसीव, compared with maximum 5 lakh, whichever is less. Now this theory is not so important because generally voluntary retirement compensation ऐसा हर साल नहीं मिलता है। अगर मैं बात करूं अलावेंसेस की, तो अलावेंसेस हर साल मिलता है, तो दैट थियरी इज इंपॉर्टेंट। ग्रेचुटी रिटायरमेंट के वक्त मिलता है, प्रोविडेंट फंड रिटायरमेंट के वक्त मिलता है। वॉलंटरी रिटायरमेंट कॉम्पनसेशन मतलब अगर कंपनी का डाउनफॉल हुआ, कंपनी ने ऐसा ऑफर दिया, तो ये कॉम्पनसेशन मिलता है। सो नॉट सो इंपॉर्टेंट, बट यस फॉर्मूला है, एक बार गो थ्रू कर लेंगे। सैलरी पर मंथ इंटू 3 मंथ इंटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ सर्विस कंप्लीटेड। Second, salary per month into 1 month into number of months remaining in service compared with actual amount received compared with maximum 5 lakh, whichever is less. Here salary per month means latest basic salary plus latest dearness allowance in terms plus latest turnover commission. मतलब जिस मंथ में रिटायरमेंट लिया उस मंथ का बेसिक सैलरी, उस मंथ का डियरनेस अलाउंस विच इज फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी एंड टर्नओवर कमीशन। गोइंग अहेड, नेक्स्ट नोट नंबर 8 which is for retrenchment compensation. Now what do you mean by retrenchment compensation? Retrenchment compensation. Retrenchment compensation मतलब कंपनी बंद हो गई एंड ड्यू टू लिक्विडेशन ऑफ कंपनी में जितने भी एम्प्लॉयज थे वो सब अनएम्प्लॉयड हो गए। सो इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंपनी टू गिव कॉम्पनसेशन टू द एम्प्लॉय एट द टाइम ऑफ क्लोजर ऑफ अ कंपनी। यहां पर कंपनी का वाइंडिंग अप नहीं हुआ, कंपनी लिक्विडेट नहीं हुई, कंपनी इज अ एग्जिस्टिंग कंपनी इज अ गोइंग कंसर्न, बट कंपनी ने अपने एग्जिस्टिंग वर्कर को ऑप्शन दिया जो खुद से रिटायरमेंट लेगा, कंपनी उसको कॉम्पनसेशन देगी। दैट इज वॉलंटरी रिटायरमेंट कॉम्पनसेशन। इन केस ऑफ रिट्रेंचमेंट कॉम्पनसेशन, कंपनी लिक्विडेट हो गई, वाइंडिंग अप में चली गई, एंड ड्यू टू दैट कंपनी में जितने भी वर्कर थे वो सब अनएम्प्लॉयड हो गए और कंपनी उनको कॉम्पनसेशन पे करते। सच कॉम्पनसेशन इज नोन एज रिट्रेंचमेंट कॉम्पनसेशन। इट इज एग्जाम्पल अंडर सेक्शन 1010B कंपनी बंद हो गई, बी फॉर बंद, कंपनी बंद हो गई 1010B, और यहां पर कॉम्पनसेशन का सी ऐसे याद रख लेना। रिट्रेंचमेंट कॉम्पनसेशन मतलब कंपनी बंद हो गई 1010B। वॉलंटरी रिटायरमेंट कॉम्पनसेशन, तो कॉम्पनसेशन का सी करके याद रखना। ग्रेचुटी पेंशन लीव सैलरी GPL, ग्रेचुटी 1010, पेंशन 1010A, लीव सैलरी 1010AA। So now retrenchment compensation is exempt under section 1010B. Amount of exemption will be 15/26 into average salary
of 3 months into number of years of service completed, number of years of service completed and if fraction is more than 6 months, तो उसे राउंड ऑफ करेंगे, इंक्लूडिंग 6 months, इंक्लूडिंग मोर देन 6 months, मतलब अगर 10 years 7 month होगा तो यहां पर 11 years लेंगे। तो एक ग्रेचुटी पोगा एम्प्लॉय के लिए राउंडिंग ऑफ अलाउड है और दूसरा रिट्रेंचमेंट कॉम्पनसेशन के लिए राउंडिंग ऑफ अलाउड है, ओनली इफ द फ्रैक्शन इज मोर देन 6 months compared with actual amount received compared with maximum 5 lakh, whichever is less. Now average salary of 3 months include basic salary plus dearness allowance forming part of salary plus turnover commission. Note number 9, arrears of salary, advance salary and bonus. Arrears of salary की अगर हम बात करें, so arrears of salary means what? Arrears of salary means a salary which is under a dispute. Arrears of salary means a salary which is under a dispute. पास्ट ईयर में एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में सैलरी से जुड़ा हुआ कुछ डिस्प्यूट चल रहा है और इस साल वो डिस्प्यूट सेटल हो गया, इस साल वो डिस्प्यूट सेटल हो गया और कंपनी से हमें पास्ट ईयर में जितना कम सैलरी मिला था वो अब इस साल मिल गया। Then such salary is known as arrears of salary, which is in dispute in past year. Now dispute is settled in current year and amount is received. And if amount is received, it is fully taxable. Arrears of salary is fully taxable in the year in which it is received. Arrears of salary is taxable in the year in which it is received. एडवांस सैलरी। नाउ एडवांस सैलरी एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ाना चाहता हूं जो अब तक मैंने आपको एक्सप्लेन नहीं किया था। एडवांस सैलरी पढ़ने से पहले एक कॉन्सेप्ट समझ लो। जितना भी हमने सैलरी के बारे में अब तक थियरी पढ़ा, पूरा टॉपिक सैलरी का, दीज सैलरी आर टैक्सेबल ऑन द बेसिस ऑफ ड्यू और रिसीव्ड विच एवर इज अर्लियर। Salary is taxable on the basis of due or received whichever is earlier. Due or received whichever is earlier. Due or received whichever is earlier means what? तो पहले हम ड्यू डेट का मतलब समझते हैं। तो देखो नवकार में मैं हर दिन लेक्चर ले रहा हूं, तो ऐसा नहीं कि मुझे हर दिन जाकर सैलरी मिलेगी। सैलरी का एक फिक्स डेट होता है, दैट कैन बी 5th of next month, that can be 10th of next month, that can be 1st of next month, that can be any particular day, that can be end of the month. से फॉर एग्जाम्पल, ऐसे एग्जाम्पल लेते हैं, नवकार इंस्टीट्यूट हर महीने की लास्ट डे पर सैलरी देता है। ड्यू डेट इज लास्ट डे ऑफ एवरी मंथ। तो से फॉर एग्जाम्पल जनवरी मंथ की अगर मैं बात करूं तो जैन की सैलरी मेरी ड्यू कब होगी? 31 जैन को। उसके पहले मैं पगार नहीं मांगूंगा। पगार मुझे कब मिलेगा? 31 जैन। देन 31 जैन इज माय ड्यू डेट। फरवरी की सैलरी होगी 28 फेब। नवंबर की सैलरी होगी 38 नवंबर। मतलब हर महीने की सैलरी होगी ऑन द लास्ट डे ऑफ दैट पर्टिकुलर मंथ। सो दैट इज अ ड्यू डेट। एग्जांपल, रिसीव्ड उसी दिन हो ऐसा जरूरी नहीं है, कभी कभी ऑर्गेनाइजेशन डिले कर देता है पेमेंट करने में, तो गवर्नमेंट कहती है इवन इफ इट इज रिसीव्ड लेटर ऑन इट इज टैक्सेबल इफ इट बिकेम ड्यू। ड्यू और रिसीव्ड व्हिचएवर इज अर्लियर। ड्यू और रिसीव्ड व्हिचएवर इज अर्लियर। तो से फॉर एग्जांपल हम अगर अपने प्रीवियस ईयर की बात करें तो हमारा प्रीवियस ईयर है 18-19। 1 अप्रैल 18 को ईयर स्टार्ट होगा, खत्म होगा 31 मार्च 19 को। ईयर स्टार्ट होगा 1 अप्रैल 18 को, खत्म होगा 31 मार्च 19 को। से फॉर एग्जांपल
मार्च मंथ की सैलरी ड्यू टू सम रीजन मुझे नहीं मिली। आई एम रिपीटिंग, हर महीने की सैलरी नवकार इंस्टीट्यूट ड्यू करता है लास्ट डे ऑफ एवरी मंथ। तो मार्च की सैलरी ड्यू कब होगी? 31 मार्च को। बट से फॉर एग्जांपल ड्यू टू सम रीजन द पेमेंट हैज बीन रिलीज्ड ऑन 10th अप्रैल 2019। तो क्वेश्चन अराइज, ये मार्च वाली सैलरी मैं टैक्स भरूं या नहीं? मार्च वाली सैलरी जो मुझे अब तक मिला नहीं, टैक्स भरूं क्या? तो ये रूल अप्लाई करने का, ड्यू और रिसीव्ड विच एवर इज अर्लियर। तो ड्यू कब हुआ? 31 मार्च। रिसीव कब हुआ? 10th अप्रैल। विच एवर इज अर्लियर, सो 31 मार्च। सो आई एम लायबल टू पे टैक्स ऑन दिस सैलरी. It is not received, then also I have to pay tax because due or received whichever is earlier. Same way, say for example, अप्रैल मंथ की पगार मैंने सर से रिक्वेस्ट करके मार्च में ही ले ली। मुझे पैसों की जरूरत थी तो मैंने हितेश सर से रिक्वेस्ट किया कि सर प्लीज मेरी सैलरी मुझे मार्च में ही दे दो ना, मैं अप्रैल में आकर काम तो करने ही वाला हूं, आप उसका पगार भी मुझे मार्च में दे दो। तो हितेश सर ने बोला शशि तेरे लिए तो जान भी हाजिर है। हितेश सर ने क्या बोला? तेरे लिए तो जान भी हाजिर है, तू क्या टेंशन लेता है? टेंशन मत ले, जा तेरे को अप्रैल की पगार मैं मार्च में दे देता हूं। तो मुझे मार्च में सैलरी मार्च की तो मिली प्लस अप्रैल की सैलरी भी मिल गई। अब क्वेश्चन है वो अप्रैल की सैलरी इस साल टैक्सेबल होगी या नहीं? ड्यू तो अप्रैल में होगा, बट रूल क्या है? ड्यू और रिसीव्ड विच एवर इज अर्लियर। ड्यू और रिसीव्ड विच एवर इज अर्लियर। तो अप्रैल की सैलरी ड्यू नहीं हुई बट रिसीव्ड हो गई ना, तो इट विल बी टैक्सेबल। इट विल बी टैक्सेबल इन द मंथ ऑफ मार्च एंड सच सैलरी इज नोन एज एडवांस सैलरी। A salary which is taken in advance. A salary which is taken in advance. It is fully taxable. It is fully taxable. So any advance salary received, it is taxable. बोनस, जनरली आपने सुना होगा दिवाली के वक्त एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को बोनस देता है। यस और नो? सो एनी बोनस रिसीव्ड, any bonus received by employee, it is an income to the employee, hence it is taxable. But if the bonus is only declared, अभी दिया नहीं है, सिर्फ डिक्लेयर किया है, तो बोनस का कोई ड्यू डेट नहीं होता कि इसी दिन ड्यू होगा। तो यहां पर ये रूल अप्लाई नहीं होगा, ड्यू और रिसीव्ड विच एवर इज अर्लियर। तो बोनस कब टैक्सेबल होगा? ओनली इफ इट इज रिसीव्ड। इफ डिक्लेयर्ड इट शुड बी इग्नोर्ड। Arrears of salary, advance salary, bonus. Arrears of salary means a salary which was under a dispute in past year and now dispute is settled, amount is received. The amount which is received is an income taxable. In which year? In the year in which it is received. Any advance salary means a salary which is taken in advance. It is fully taxable. And bonus is taxable on receipt basis. If received, taxable. If declared, ignore. Next, and the most important theory in income from salary, that is perquisite. Now perquisites, what do you mean by perquisites? So perquisites are additional benefits provided by the employer. Perquisites are additional benefits provided by the employer to his employee for the expenses. डे टू डे लाइफ में एम्प्लॉयज के बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं एंड दीज एक्सपेंसेस आर इफ पेड और बोर्न बाय एम्प्लॉयर, सच काइंड ऑफ बेनिफिट इज नोन एज परक्विजिट्स। तो अगर आपको थियरी याद हो अलावेंसेस की, तो हमने अलावेंसेस जब पढ़ा था तो वहां पर भी मैंने आपको बताया था अलावेंसेस आर प्रोवाइडेड फॉर द एक्सपेंसेस। तो अगर ऑलरेडी एक्सपेंसेस के लिए एम्प्लॉयर अलावेंसेस प्रोवाइड करता है तो फिर परक्विजिट्स क्यों प्रोवाइड कर रहा है? दोनों में डिफरेंस क्या है? तो पहले वो डिफरेंस समझो, क्योंकि जब तक आपको वो डिफरेंस समझ में नहीं आएगा कि अलावेंस क्या है, परक्विजिट क्या है, तब तक आपको टैक्स का प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं समझेगा। तो अलावेंस क्या है? बोथ आर गिवन फॉर एक्सपेंसेस ऑफ द एम्प्लॉय। अलावेंसेस आर फिक्स्ड अमाउंट रिसीव्ड ऑन मंथली बेसिस वेदर द एक्सपेंसेस आर एक्चुअली इनकर्ड और नॉट। अलावेंस हर महीने दिया जाएगा इररिस्पेक्टिव आप पैसा खर्च करो या ना करो। मतलब चिल्ड्रन एजुकेशन अलावेंस किस लिए मिला है? बच्चों के एजुकेशन के लिए, बट एक्चुअली आप एजुकेशन पर खर्च कर रहे हो या नहीं कर रहे हो वो पता नहीं है।
वो हर महीने आपको दिया जाएगा। मेडिकल अलावेंस, मेडिकल अलावेंस डज नॉट मीन कि एक्चुअली आपके घर पे कोई बीमार है, हर महीने मेडिकल के नाम से पैसा दिया जा रहा है। लंच अलावेंस, इट डज नॉट मीन कि तुम बाहर खाना खा रहे हो, लंच के नाम से हर महीने पैसा दिया जा रहा है। सो दीज आर अ फिक्स्ड अमाउंट विच इज गिवन ऑन मंथली बेसिस, इररिस्पेक्टिव आप खर्चा कर रहे हो या ना करो, ऑलवेज गिवन। वेदर एज perquisites are additional benefits provided by the employer only if expenses are actually incurred by employee. Expenses are actually incurred means if expenses are not incurred, you will not get this benefit. ये आपको तभी मिलेगा जब आपने एक्चुअली खर्चा किया है। बच्चे लोग इसको बहुत ध्यान से समझो, सबसे बड़ा मिस्टेक हमारा एग्जाम में यही होता है, हम पहचान ही नहीं पाते कि गिवन इंफॉर्मेशन इज ऑफ अलावेंस और गिवन इंफॉर्मेशन इज ऑफ परक्विजिट। अलावेंसेस हर महीने मिलेगा, आप खर्च करो या ना करो। परक्विजिट आपको तब मिलेगा जब आपने एक्चुअली खर्चा किया है। दोनों का डिफरेंस, मेडिकल अलावेंस मतलब आपका घर में कोई बीमार है, नहीं हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, बट मेडिकल के नाम से पैसा मिल रहा है। मेडिकल बिल्स पेड बाय एम्प्लॉयर मींस एक्चुअली कोई बीमार है, शायद हॉस्पिटलाइज हुआ होगा और हॉस्पिटल का बिल पेड बाय एम्प्लॉयर, एक्चुअल एक्सपेंस। टेलीफोन अलावेंस, इट डज नॉट मीन कि एक्चुअली आपने मोबाइल टेलीफोन यूज किया है, हर महीने इस नाम से पैसा मिल रहा है। टेलीफोन बिल रीएम्बर्स्ड बाय एम्प्लॉयर, रीएम्बर्स मतलब एक्चुअली टेलीफोन यूज किया है आपने, बिल आया और बिल आप पहले भर कर आए, बाद में बिल का रिसीट दिखाकर आपने बॉस से पैसा वापस लिया, रीएम्बर्स किया, रीएम्बर्स्ड बाय एम्प्लॉयर। लंच अलावेंस, लंच के नाम से पैसा मिल रहा है, इट डज नॉट मीन कि आप बाहर खाना खा रहे हो, आप घर से टिफिन ला रहे होगे शायद। लंच फैसिलिटी, लंच फैसिलिटी मतलब कंपनी में कैंटीन है, वहां पर आपको खाने की फैसिलिटी है, तो आपको पैसा नहीं मिलेगा, आपको जब जाकर खाना है लंच कर सकते हो, तो खाओगे तो बेनिफिट मिलेगा, एक्चुअली नहीं खाया बाहर का खाना तो बेनिफिट नहीं मिला। यहां पर लंच अलावेंस में आप बाहर का खाना खाओ या ना खाओ, हर महीने लंच के नाम से पैसा मिल रहा है। हाउस रेंट अलावेंस, याद करो अलावेंस पे मैंने हाउस रेंट अलावेंस क्या बताया था, कौन से एम्प्लॉय को मिलेगा, सारे एम्प्लॉय को दिया जाएगा या ऐसे एम्प्लॉय जिनका घर नहीं है, किनको मिलेगा, सबको मिलेगा, घर हो या ना हो। मतलब आप रेंट पे करो तो भी मिलेगा, रेंट पे नहीं कर रहे हो तो भी हाउस रेंट अलावेंस मिलेगा, बराबर है। मतलब आप एक्चुअली खर्च करो या ना करो, हाउस रेंट अलावेंस मिलेगा। रेंट फ्री अकोमोडेशन, कंपनी ना रहने के लिए फ्री में घर दे रही है, रेंट नहीं ले रही है, तो ये आप कब मांगोगे, जब आपके पास एक्चुअली खुद का घर नहीं है, तो कंपनी से रिक्वेस्ट करोगे अकोमोडेशन के लिए। तो दीज आर एक्चुअल बेनिफिट्स कि हाँ ठीक है मेरे पास घर नहीं है तो रहने के लिए घर दो, जिसके पास ऑलरेडी रहने के लिए घर होगा वो क्यों मांगेगा दूसरा घर। लेकिन हाउस रेंट अलावेंस तो कैश मिल रहा है, आपका घर हो या ना हो कैश मिल रहा है, तो कोई मना क्यों करेगा, सब लोग एक्सेप्ट करेंगे। सो अलावेंसेस आर फिक्स्ड अमाउंट, अलावेंसेस आर फिक्स्ड अमाउंट रिसीव्ड ऑन मंथली बेसिस इररिस्पेक्टिव वेदर द एक्सपेंसेस आर इनकर्ड और नॉट। वेदर एज perquisites are additional benefits, this is provided only if expenses are actually incurred. Both the benefits are given for expenses, but देखो एम्प्लॉयर या तो अलावेंस देगा या तो परक्विजिट्स देगा, ऐसा कभी नहीं होगा कि अलावेंस भी दिया और परक्विजिट्स भी दिया। व्हेन आई से दोनों नहीं देगा मतलब सेम एक्सपेंस के लिए दोनों फैसिलिटी नहीं देगा। मतलब अगर कंपनी ने हाउस रेंट अलावेंस दिया है तो कंपनी रहने के लिए घर नहीं देगी, कंपनी पागल नहीं है, कंपनी को मालूम है मैंने हाउस रेंट अलावेंस दिया तो घर क्यों दूं, जा तू घर ढूंढ ले, पैसा दे रहा हूं ना। कंपनी ने लंच अलावेंस दिया तो लंच फैसिलिटी नहीं देगी, कंपनी ने मेडिकल अलावेंस दिया तो मेडिकल बिल्स भी नहीं भरेगी, दोनों में से कोई एक ही बेनिफिट मिलेगा। हाँ ऐसा हो सकता है कि कुछ अलावेंस है कुछ परक्विजिट्स है, मतलब कुछ एक्सपेंसेस के लिए अलावेंस का बेनिफिट दिया गया और कुछ एक्सपेंसेस के लिए परक्विजिट्स का बेनिफिट दिया। फॉर एग्जांपल कंपनी ने टेलीफोन अलावेंस दिया है और कंपनी लंच फैसिलिटी दे रही है, कंपनी ने मेडिकल अलावेंस दिया है, कंपनी रेंट फ्री अकोमोडेशन दे रही है। मतलब मिक्स मैच में हो सकता है कि कुछ अलावेंस कुछ परक्विजिट, बट ऐसा कभी नहीं होगा कि सेम एक्सपेंस के लिए अलावेंस भी दिया गया और परक्विजिट्स भी दिया गया, ऐसा कभी नहीं होगा। इज इट क्लियर? सो सबसे पहला और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्वेश्चन में पहचानो, गिवन इंफॉर्मेशन इज ऑफ अलावेंस और गिवन इंफॉर्मेशन इज ऑफ परक्विजिट। अगर ये पहचान ही नहीं पाए तो आप वहीं पर सॉल्यूशन गलत करके आ जाओगे। क्यों सर, क्या फर्क पड़ता है?
अल्टीमेटली तो एक्सपेंस के लिए मिल रहा है ना, तो हम क्यों पहचाने? बहुत फर्क पड़ता है। ध्यान से समझो, मेडिकल अलावेंस इज अलावेंस विच इज फुल्ली टैक्सेबल, मेडिकल बिल्स पेड बाय एम्प्लॉयर इज सिलेक्टेड केस इट इज एग्जेम्प्ट। टेलीफोन अलावेंस इट इज टैक्सेबल बट टेलीफोन बिल रीएम्बर्स इज एग्जेम्प्ट। लंच अलावेंस इट इज टैक्सेबल, लंच फैसिलिटी भी टैक्सेबल है बट थोड़ा सा एग्जेम्पशन मिलता है। हाउस रेंट अलावेंस एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 1013A, रेंट फ्री अकोमोडेशन इज टैक्सेबल। तो आपको मैंने एक डिफरेंस बताया कि जो अलावेंस एग्जेम्प्ट है उसका परक्विजिट लेकिन टैक्सेबल होता है, या जो अलावेंसेस टैक्सेबल है उसका परक्विजिट एग्जेम्प्ट होता है। तो अगर मैं पहचान ही नहीं पा रहा हूं एग्जाम में कि गिवन इंफॉर्मेशन इज ऑफ अलावेंस और परक्विजिट, तो आंसर वहीं पर गलत हो जाएगा। तो क्वेश्चन अराइज, पहचाने कैसे कि अलावेंस है या परक्विजिट? तो देखो अलावेंस ना एक सिंपल है, अलावेंस वर्ड से ही खत्म होता है। वेदर एज परक्विजिट्स में पेड बाय एम्प्लॉयर वर्ड दिया होगा, रीएम्बर्स्ड बाय एम्प्लॉयर वर्ड दिया होगा, फैसिलिटी वर्ड होगा, या तो फ्री वर्ड दिया होगा। पेड, रीएम्बर्स्ड, फ्री, फैसिलिटी, चार में से कोई एक वर्ड आ गया ना एग्जाम में तो समझ जाना गिवन इंफॉर्मेशन इज ऑफ परक्विजिट्स। तो अभी मैंने आपको डिफरेंस बताया बिटवीन अलावेंसेस एंड परक्विजिट्स। अलावेंसेस क्या होता है, परक्विजिट्स क्या होता है। अब हम परक्विजिट्स को डिटेल में पढ़ेंगे। परक्विजिट्स आर एडिशनल बेनिफिट्स इन विच एम्प्लॉयर प्रोवाइड्स आइदर मनी और फैसिलिटी। एम्प्लॉयर या तो मनी देगा या तो फैसिलिटी देगा। अगर एम्प्लॉयर प्रोवाइड्स कर रहा है मनी, if employer is providing money, then such perquisite is known as monetary perquisite. Then such perquisite is known as monetary perquisite. But if facility is provided by the employer, then such perquisite is known as non-monetary perquisite. परक्विजिट या तो मॉनेटरी नेचर का होगा या तो परक्विजिट नॉन मॉनेटरी नेचर का होगा। मॉनेटरी नॉन मॉनेटरी मतलब सर क्लैरिटी नहीं आ रही। तो देखो अगर सेंटेंस आ गया पेड बाय एम्प्लॉयर, रीएम्बर्स्ड बाय एम्प्लॉयर, पेड बाय एम्प्लॉयर, रीएम्बर्स्ड बाय एम्प्लॉयर, पेड बाय एम्प्लॉयर, रीएम्बर्स्ड बाय एम्प्लॉयर, तो मॉनेटरी परक्विजिट है। क्यों मॉनेटरी? देखो आपका बिल बॉस भर दे रहा है तो पैसा बच गया, आपने टेलीफोन बिल भरा, रीएम्बर्स हो गया, पैसा वापस आ गया, तो बेनिफिट मिला इन टर्म्स ऑफ मनी, पैसा पैसा पैसा, तो मॉनेटरी परक्विजिट। लेकिन अगर बेनिफिट मिला बट पैसों के टर्म्स में नहीं, कुछ यूज करने को मिला, रहने के लिए घर मिला, खाने में मिला फुकट में, तो ये सब क्या है, फैसिलिटी दी जा रही है, इसे नॉन मॉनेटरी बोला जाता है। मॉनेटरी मतलब बेनिफिट इज रिसीव्ड इन टर्म्स ऑफ मनी एंड नॉन मॉनेटरी मींस बेनिफिट इज रिसीव्ड इन टर्म्स ऑफ फैसिलिटी। क्या फर्क पड़ता है सर, मॉनेटरी हो या नॉन मॉनेटरी? बहुत फर्क पड़ता है। मॉनेटरी परक्विजिट्स के रूल्स रेगुलेशन अलग हैं, नॉन मॉनेटरी परक्विजिट्स के रूल्स रेगुलेशन अलग है। अगर हम ये पहचान भी नहीं पाए कि गिवन इंफॉर्मेशन इज मॉनेटरी परक्विजिट और नॉन मॉनेटरी परक्विजिट, तो हम रूल्स रेगुलेशन अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो क्वेश्चन में ये पहचानना भी जरूरी है कि वेदर इंफॉर्मेशन ऑफ परक्विजिट इज मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी। इज इट क्लियर? तो मॉनेटरी ये कैसे पहचानेंगे? सिंपल, अगर क्वेश्चन में आ गया पेड बाय एम्प्लॉयर, रीएम्बर्स्ड बाय एम्प्लॉयर, पेड बाय एम्प्लॉयर, रीएम्बर्स्ड बाय एम्प्लॉयर, देन इट इज मॉनेटरी परक्विजिट। फ्री या फैसिलिटी वर्ड आ गया, देन इट इज नॉन मॉनेटरी परक्विजिट्स। So now these are the basic rules for perquisite. अब हम आते हैं perquisite whether exempt और taxable। तो अब perquisites को बहुत लंबी थियरी, तो हम इसे थोड़ा स्प्लिट करके पढ़ेंगे। तो perquisites को हम 3 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे। मेडिकल फैसिलिटी, लीव ट्रैवल असिस्टेंस एंड अदर perquisite। मेडिकल फैसिलिटी, लीव ट्रैवल असिस्टेंस एंड अदर perquisite। फॉर मेडिकल फैसिलिटी वेदर एग्जेम्प्ट और टैक्सेबल डिटेल में पढ़ेंगे अंडर चार्ट 1। लीव ट्रैवल असिस्टेंस एग्जेम्प्ट और टैक्सेबल डिटेल में पढ़ेंगे चार्ट 2। मॉनेटरी परक्विजिट डिटेल में पढ़ेंगे चार्ट 3 एंड नॉन मॉनेटरी परक्विजिट डिटेल में पढ़ेंगे अंडर चार्ट 4। तो नोट नंबर 10 में टोटल हमें 4 और डिटेल में थियरी पढ़नी है, जिसको हम चार्ट 1, चार्ट 2, चार्ट 3, चार्ट 4 ऐसा बोलेंगे। सो पहला हम आते हैं मेडिकल फैसिलिटी पे। देखो एग्जाम में वर्ड दिया हो मेडिकल फैसिलिटी, फ्री मेडिकल, मेडिकल बिल्स पेड बाय एम्प्लॉयर, मेडिकल बिल रीएम्बर्स्ड बाय एम्प्लॉयर। मतलब ऐसा कोई भी सेंटेंस है जिससे आपको पता चले कि गिवन इंफॉर्मेशन इज ऑफ परक्विजिट। तो अभी जो मैं रूल बता रहा हूं ये आप अप्लाई करना।
अगर एग्जाम में आ जाए मेडिकल अलावेंस तो टैक्सेबल बिकॉज इट इज अलावेंस। लेकिन अगर एग्जाम में वर्ड आ गया मेडिकल बिल्स पेड बाय एम्प्लॉयर, फ्री मेडिकल, मेडिकल फैसिलिटी, मतलब वो कोई भी परक्विजिट हो, मॉनेटरी नेचर का हो या नॉन मॉनेटरी नेचर का हो, तो मैं अभी जो रूल आपको सिखा रहा हूं आपको वो फॉलो करना है। इज इट क्लियर? मैं अब जो सिखा रहा हूं आपको ये रूल फॉलो करना है, फिर वो मॉनेटरी हो या नॉन मॉनेटरी, परक्विजिट है दैट इज इंपॉर्टेंट। तो अब देखो कोई बीमार है तो डेफिनेटली उसने ट्रीटमेंट कराया होगा, तो ट्रीटमेंट कहां पर कराया? इंडिया में कराया, इंडिया के बाहर कराया? ये पहला क्वेश्चन माइंड में आना चाहिए। अगर क्वेश्चन पढ़कर पता चलता है कि ट्रीटमेंट इज डन इन इंडिया, इफ द ट्रीटमेंट इज डन इन इंडिया, देन सेकेंड थॉट, ओके इंडिया में हुआ है तो कौन से हॉस्पिटल में किया गया ट्रीटमेंट? द ट्रीटमेंट इज डन इन विच हॉस्पिटल, वेदर द ट्रीटमेंट इज डन इन ग्रे हॉस्पिटल और अदर हॉस्पिटल, whether the treatment is done in gray hospital, gray GRE गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट हुआ, recognized hospital which is recognized by government ऐसे हॉस्पिटल में हुआ, या एम्प्लॉयर्स ओन हॉस्पिटल, एम्प्लॉयर बॉस का खुद का हॉस्पिटल है वहां पर ट्रीटमेंट हुआ। कहां पर ट्रीटमेंट हुआ? ठीक है इंडिया में हुआ तो इंडिया में बहुत सारी हॉस्पिटल्स है ना, तो इंडिया के किस हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट हुआ? whether the treatment is done in gray hospital or other hospital, Grey hospital that is government hospital, recognized hospital, employer's own hospital. अगर ट्रीटमेंट ग्रे हॉस्पिटल में हुआ है then it is fully exempt. But if the treatment is done in other hospital other than grey hospital, then it is fully taxable. This is amendment of current year. लास्ट ईयर तक अदर हॉस्पिटल के लिए एग्जेम्पशन मिलता था अप टू 15,000। फ्रॉम दिस ईयर ऑनवर्ड एनी ट्रीटमेंट इन इंडिया अदर देन ग्रे हॉस्पिटल इज फुल्ली टैक्सेबल। एग्जाम में टेलीफोन अलावेंस आ गया, वापस मैं बोल रहा हूं तो वो अलावेंस है, सॉरी मेडिकल अलावेंस आ गया तो वो अलावेंस है, फुल्ली टैक्सेबल। बट अगर एग्जाम में आया मेडिकल बिल्स पेड बाय एम्प्लॉयर, मेडिकल बिल रीएम्बर्स्ड बाय एम्प्लॉयर, फ्री मेडिकल, मेडिकल फैसिलिटी, तो पता करना है ये ट्रीटमेंट कहां पर हुआ है, वेदर द ट्रीटमेंट इज डन इन इंडिया और ट्रीटमेंट इज डन आउटसाइड इंडिया। इफ द ट्रीटमेंट इज डन इन इंडिया तो फर्दर क्वेश्चन आना चाहिए इन इंडिया में कौन से हॉस्पिटल में, ग्रे हॉस्पिटल या अदर हॉस्पिटल? ग्रे हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, रिकॉग्नाइज्ड हॉस्पिटल, एम्प्लॉयर्स ओन हॉस्पिटल, इट इज फुल्ली एग्जेम्प्ट। Other hospital it is fully taxable. But अगर यही ट्रीटमेंट इंडिया के बाहर हुआ है, if the treatment is done outside India, if the treatment is done outside India, तो क्वेश्चन अराइज, ये जो ट्रीटमेंट हुआ है इंडिया के बाहर, उस ट्रीटमेंट का कॉस्ट कितना? फॉरेन कंट्री में गए हो तो वहां पर स्टे का कॉस्ट कितना, और वहां पर जाने और वहां से आने का ट्रेवलिंग कॉस्ट कितना? Now, if these costs are borne by employer, if these costs are borne by employer, तो for employee, for me, it is one type of benefit. ध्यान से समझो, say for example, ट्रीटमेंट मेरा हो रहा है, तो ट्रीटमेंट का खर्चा मैं भर रहा हूं या बॉस भर रहा है, तो for me it is as good as benefit. मैं वहां पर फॉरेन कंट्री में रह रहा हूं, मेरे साथ मेरा कोई रिलेटिव या मेरी देखरेख करने के लिए वहां पर होटल में वो स्टे कर रहा है, और होटल का बिल भी कौन भर रहा है? एम्प्लॉयर। फॉर मी इट इज एज गुड एज बेनिफिट। और वहां पर जाने और वहां से आने का ट्रेवलिंग कॉस्ट भी बॉस दे रहा है, फॉर मी इट इज वन टाइप ऑफ बेनिफिट। If all these costs are borne by me, then for me it is not a benefit. Then question of tax does not arise. When I will be liable to pay tax? Only if there is an income for me. So when these costs are borne by employer, then only I will say, wow, benefit mila. Yes or no? So, if the treatment is done outside India, the expenses are bifurcated into three parts. Benefit of treatment, benefit of stay, and benefit of travel. Now, what are the rules regulation for this? तो government क्या कहती है? Treatment and stay is exempt up to foreign exchange permitted by RBI. Benefit of treatment and stay is exempt up to foreign exchange permitted by RBI. देखो फॉरेन कंट्री में जब आप जाओगे ना ट्रीटमेंट करने के लिए तो आपको फॉरेन करेंसी की रिक्वायरमेंट होती है, और ये फॉरेन करेंसी के लिए आप परमिशन लेते हो आरबीआई से, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और एक बार आरबीआई ने परमिट कर दिया तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या सोचता है,
कि यार अगर आरबीआई ने अलाउ किया होगा तो कुछ तो बेस रखकर अलाउ किया होगा ना, तो उसमें मैं क्यों अननेसेसरली डिस्क्वालीफाई करूं वो एक्सपेंस। ओके अलाउड, जाओ कितना अलाउड, अप टू फॉरेन एक्सचेंज परमिटेड बाय आरबीआई, बट फॉर बेनिफिट ऑफ ट्रेवल, फॉर बेनिफिट ऑफ ट्रेवल गवर्नमेंट कहती है ये एग्जेम्प्ट ऑलवेज नहीं होगा। पहले वापस आ जाता हूं, ट्रीटमेंट एंड स्टे ये दोनों क्या होगा, एग्जेम्प्ट अप टू फॉरेन एक्सचेंज permitted by RBI. Both treatment and stay is exempt up to foreign exchange permitted by RBI. But for travel, गवर्नमेंट पता करती है जिस एम्प्लॉय को ये बेनिफिट मिला वो गरीब है या अमीर है। गवर्नमेंट क्या पता करती है कि ये गरीब है या अमीर है। अगर अमीर है एम्प्लॉय तो गवर्नमेंट कहती है पे टैक्स, कितना एग्जेम्पशन दूं, थोड़ा तो टैक्स भर, ट्रेवल पर टैक्स भर। बट अगर गरीब है तो गवर्नमेंट गरीबों को थोड़ा टैक्स बेनिफिट देती है। गवर्नमेंट कहती है जा तेरे लिए ट्रेवल भी एग्जाम सिंस यू आर गरीब। तो अब क्वेश्चन है पता कैसे चलेगा सर हमको कि एम्प्लॉय गरीब है या अमीर, तो गवर्नमेंट कहती है चेक करो एम्प्लॉय का ग्रॉस टोटल इनकम कितना है। क्या 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 क्या, ग्रॉस टोटल इनकम। ग्रॉस टोटल इनकम मैं पांचों हेड का टोटल, सैलरी प्लस बिजनेस प्लस सीजी प्लस अदर सोर्स प्लस हाउस प्रॉपर्टी, सबका टोटल, ग्रॉस टोटल इनकम। इफ exceeds 2 lakh, if exceeds 2 lakh then it is taxable. If the GTI is more than 2 lakh then benefit of travel is taxable, otherwise it is exempt. मतलब अगर मेरा ग्रॉस टोटल इनकम 2 लाख तक है, उसे एक्सीड नहीं कर रहा है, तो मैं गरीब मान लिया जाऊंगा और मेरे लिए बेनिफिट ऑफ ट्रेवल एग्जेम्प्ट कर दिया जाएगा। 2 लाख तक ही है यार बेचारा, अभी क्या टैक्स भरेगा, तो गवर्नमेंट कहती है ठीक है जाओ तुम्हारे लिए बेनिफिट ऑफ ट्रेवल इज एग्जेम्प्ट। So benefit of travel is exempt or taxable, उसके लिए चेक करेंगे GTI. If GTI is more than 2 lakh then taxable, otherwise exempt. GTI क्या चेक करेंगे, GTI, GTI more than 2 lakh तो taxable, otherwise exempt. If GTI is more than 2 lakh then taxable, otherwise exempt. Medical facility, it is one type of perk visits. Now whether medical facility is monetary or non-monetary, whether it is monetary or non-monetary, रूल्स यही फॉलो करना है। तो पता करना क्वेश्चन पढ़कर वेदर द ट्रीटमेंट इज डन इन इंडिया और ट्रीटमेंट इज डन आउटसाइड इंडिया। इफ द ट्रीटमेंट इज डन इन इंडिया तो फर्दर पता करेंगे कौन से हॉस्पिटल में हुआ, वेदर द ट्रीटमेंट इज डन इन ग्रे हॉस्पिटल और अदर हॉस्पिटल। इफ द ट्रीटमेंट इज डन इन ग्रे हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, रिकॉग्नाइज्ड हॉस्पिटल, एम्प्लॉयर्स ओन हॉस्पिटल, देन इट इज फुल्ली एग्जेम्प्ट। If the treatment is done in India but other hospital other than gray hospital, it is fully taxable. If the treatment is done outside India, तो गवर्नमेंट बोलती है खर्चों का बाइफरकेशन दो, ट्रीटमेंट पर कितना खर्चा हुआ, स्टे पर कितना खर्चा हुआ, ट्रेवलिंग पर कितना खर्चा हुआ। अगर ट्रीटमेंट और स्टे की हम बात करें तो इट इज एग्जेम्प्ट अप टू फॉरेन एक्सचेंज परमिटेड बाय आरबीआई। बट बेनिफिट ऑफ ट्रेवल, इसके लिए कोई स्टैंडर्ड रूल नहीं है, पहले चेक करो एम्प्लॉय कौन है। इफ एम्प्लॉय गरीब एग्जेम्प्ट, इफ एम्प्लॉय अमीर टैक्सेबल। हाउ टू चेक हु इज गरीब हु इज अमीर, तो फॉर दैट वी हैव टू चेक GTI. इफ द GTI इज ओनली अप टू 2 lakh exempt, more than 2 lakh fully taxable. Now ये जो एग्जेम्पशन का रूल हमने पढ़ा है, ये कौन बीमार होगा तो एग्जेम्पशन मिलेगा। तो गवर्नमेंट कह रही है अगर खुद एम्प्लॉय बीमार है उसका ट्रीटमेंट हुआ तो एग्जेम्प्ट मिलेगा। एम्प्लॉय की स्पाउस बीमार है, स्पाउस मतलब फॉर हस्बैंड वाइफ एंड फॉर वाइफ इट इज हस्बैंड, तो एग्जेम्पशन मिलेगा। चिल्ड्रन है तो एग्जेम्पशन मिलेगा। या डिपेंडेंट पेरेंट्स ब्रदर और सिस्टर है, डिपेंडेंट पेरेंट्स, डिपेंडेंट ब्रदर, डिपेंडेंट सिस्टर, मतलब पेरेंट्स शुड बी डिपेंडेंट ऑन असेसी, देन ओनली एग्जेम्पशन विल बी गिवन। मैं क्या बता रहा हूं, कौन बीमार है तो एग्जेम्पशन मिलेगा। तो या तो खुद एम्प्लॉय बीमार हो, या उसकी स्पाउस बीमार हो, या उसके बच्चे बीमार हो, या उसके डिपेंडेंट पेरेंट्स या उसके ब्रदर और सिस्टर हुआ डिपेंडेंट ऑन एम्प्लॉय बीमार हैं, उनका ट्रीटमेंट हुआ तो एग्जेम्पशन मिलेगा। यहां पर पेरेंट्स डज नॉट मीन ग्रैंड पेरेंट्स, ओनली पेरेंट्स। इज इट क्लियर? अगर ये लोग बीमार हैं, इनका ट्रीटमेंट हुआ तो एग्जेम्पशन मिलेगा, अदरवाइज एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। नाउ यहां पर गवर्नमेंट कहती है अगर आप फॉरेन कंट्री में जाकर ट्रीटमेंट करा रहे हो तो बेनिफिट ऑफ स्टे एंड बेनिफिट ऑफ ट्रेवल
benefit of stay and benefit of travel will be exempted only for patient and one caretaker. Exemption will be given for one patient and caretaker, मतलब patient के साथ एक caretaker का ही exemption मिलेगा. अगर दो जन साथ में चले गए, मतलब patient और उसके साथ दो जन चले गए, तो exemption will be given only for 2 person. Third person is fully taxable even if it is permitted by RBI, even if GTI does not exceeds 2 lakh. मतलब exemption कितने लोगों के लिए? 2 जन के लिए. किसका किसका? स्टे एंड ट्रेवल का. तो सर क्वेश्चन अराइज, ट्रीटमेंट किसका एग्जेम्पशन? अरे ट्रीटमेंट तो बच्चा लोग पेशेंट का ही होगा ना, तो ट्रीटमेंट में ये थॉट नहीं आना चाहिए कितने लोगों का ट्रीटमेंट एग्जेम्प्ट. जो पेशेंट है उसका एग्जेम्प्ट होगा, लेकिन स्टे ट्रेवल तो जितने लोग साथ में गए होंगे पेशेंट के साथ उन सब पर खर्चा इनकर हुआ होगा. तो गवर्नमेंट कह रही एग्जेम्पशन हम सिर्फ पेशेंट और एक केयर टेकर का देंगे, एक के साथ एक, मुफ्त मुफ्त मुफ्त. थर्ड आदमी टैक्सेबल. इज इट क्लियर? नाउ any medical insurance premium or health insurance premium of employee paid by employer is also fully exempt. This is the hospital bill paid by employer. But say for example employer ने mediclaim insurance निकाल लिया, मेडिक्लेम इंश्योरेंस प्रीमियम या कोई हेल्थ से जुड़ा हुआ इंश्योरेंस या एक्सीडेंटल इंश्योरेंस पॉलिसी एम्प्लॉई का निकाल दिया, तो जितना भी प्रीमियम पे करेगा एम्प्लॉयर, फॉर एम्प्लॉय इट इज वन टाइप ऑफ बेनिफिट एंड सच बेनिफिट इज फुल्ली एग्जेम्प्ट. सच बेनिफिट इज फुल्ली एग्जेम्प्ट. सो वी हैव कंप्लीटेड चार्ट 1, दैट इज मेडिकल फैसिलिटी. लीव ट्रेवल असिस्टेंस. लीव ट्रेवल असिस्टेंस मतलब हम छुट्टियां लेकर घूमने फिरने जा रहे हैं और हमारे ट्रेवलिंग का पैसा, जाने और आने का खर्चा एम्प्लॉयर प्रोवाइड कर रहा है. इट इज एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10(5) इन अ ब्लॉक ऑफ 4 years, any 2 years. तो जर्नी, तो देखना पड़ेगा जर्नी आपने कैसे परफॉर्म की. आपने जर्नी परफॉर्म की अगर एयरवे से, फ्लाइट से आप आए जा रहे हैं, तो गवर्नमेंट कहती है इकोनॉमी क्लास एयर फेयर और अमाउंट स्पेंट ऑन जर्नी विच एवर इज लेस विल बी एग्जेम्प्टेड. लेकिन मान लो अगर आपने जर्नी परफॉर्म की बाय एनी अदर मोड अदर देन एयरवे, फिर आप ट्रेन से जाएं, बस से जाएं, कार से जाएं, आप किसी भी मोड से जाएं, गवर्नमेंट पता करती है क्या वहां पर रेलवे फैसिलिटी अवेलेबल है. अगर आंसर आता है हां रेलवे फैसिलिटी अवेलेबल है, तो आप कैसे भी जाओ. मेरे एग्जांपल में मैंने एग्जांपल लिया था कार से गए, तो गवर्नमेंट कह रही दैट अमाउंट स्पेंड बाय कार कंपेयर्ड विद फर्स्ट क्लास एयर कंडीशनल रेल फेयर विच एवर इज लेस. लेकिन मान लो क्वेश्चन पढ़कर आंसर आता है कि नहीं रेलवे फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, तो गवर्नमेंट कहती है ओके इफ रेलवे इज नॉट अवेलेबल तो पता करो क्या रिकॉग्नाइज्ड पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है. अगर आंसर आता है हाँ रिकॉग्नाइज्ड पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है, देन इन दैट केस फर्स्ट क्लास एसी रेल देन फर्स्ट क्लास डिलक्स फेयर ऑफ आरपीटी कंपेयर्ड विद अमाउंट स्पेंट ऑन जर्नी विच एवर इज लेस. लेकिन अगर आंसर आता है कि नहीं नहीं आपके पास कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी अवेलेबल नहीं है, तो गवर्नमेंट कहती है ओके इन दैट केस वी विल टेक फर्स्ट क्लास एसी रेल फेयर ऑफ सिमिलर जर्नी. सिमिलर जर्नी मतलब आप जितने दूर गए हैं वहां तक ट्रेन का कॉस्ट ऑन एन एवरेज कितना होता है. देखो आप जहां पर गए वहां पर तो रेलवे है ही नहीं, तो सिमिलरली उतने दूर तक कहीं ना कहीं तो रेलवे जाती होगी, उस फर्स्ट क्लास एसी रेल फेयर का सिमिलर कॉस्ट आप पर अप्लाई कर दिया जाएगा कंपेयर्ड विद अमाउंट स्पेंड ऑन जर्नी विच एवर इज लेस. तो से फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने जर्नी परफॉर्म की है बाय बस, जर्नी इज परफॉर्म बाय रिकॉग्नाइज्ड पब्लिक ट्रांसपोर्ट, तब कौन सा रूल अप्लाई करेंगे? यस, कौन सा रूल अप्लाई करेंगे? नॉट रिकॉग्नाइज्ड पब्लिक ट्रांसपोर्ट. पहले पता करेंगे क्या रेलवे है. अगर आंसर आता है हाँ रेलवे है, तो फर्स्ट क्लास एसी रेल फेयर कंपेयर्ड विद अमाउंट स्पेंड विच एवर इज लेस. अगर नहीं है रेलवे तो आप ये रूल अप्लाई करोगे. मतलब आपको डायरेक्टली ये नहीं देखना आरपीटी है या नहीं, पहला ऑलवेज गिव प्रायोरिटी टू रेलवे. इफ रेलवे इज नॉट देयर देन आरपीटी, एंड इफ आरपीटी इज नॉट आल्सो देयर देन सिमिलर जर्नी. ओके, सो इफ जर्नी इज परफॉर्म बाय एयरवे तो उसके लिए तो स्टैंडर्ड रूल है, इफ द परफॉर्म बाय एयरवे तो इकोनॉमिक क्लास एयरफेयर. बट इफ द जर्नी इज नॉट परफॉर्म बाय एयरवे बाय एनी अदर मोड, देन सी first give priority to railway. If railway is not there, then public transport, and if public transport is not there, again go to the first class AC rail fare of similar journey. Now question rise, किसका किसका exemption मिलेगा, कौन कौन जर्नी परफॉर्म करेगा तो exemption मिलेगा. तो गवर्नमेंट कह रही है whether the journey performed by assessee himself और spouse और चिल्ड्रन. देखो अभी हम घूमने फिरने साथ में ही जाएंगे ना, तो पूरी फैमिली का गवर्नमेंट ने यहां पर रखा है कि स्पाउस, चिल्ड्रन, डिपेंडेंट पेरेंट्स, ब्रदर एंड सिस्टर. कौन कौन घूमने फिरने जा सकता है? असेसी खुद,
स्पाउस के साथ, चिल्ड्रन के साथ, डिपेंडेंट पेरेंट्स, ब्रदर और सिस्टर के साथ। बट चिल्ड्रन पे गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्शन रखा है, मैक्सिमम 2 चाइल्ड इज अलाउड फॉर क्लेमिंग एग्जेम्पशन। तो अगर 3 बच्चे साथ में घूमने फिरने गए तो एग्जेम्पशन मिलेगा सिर्फ 2 बच्चों का। एग्जेम्पशन कितने बच्चों को मिलेगा? सिर्फ 2 बच्चों का। लेकिन यहां पर एक चीज आपको याद रखना है, अगर बच्चों का बर्थ मल्टीपल में हुआ है, मल्टीपल बच्चों का बर्थ एक साथ हुआ है, मतलब से फॉर एग्जांपल मिस्टर एक्स के पहले से एक बच्चे था और बाद में उसको ट्विंस हुए, तो मिस्टर एक्स के टोटल कितने बच्चे हो गए? 3। तो गवर्नमेंट कहती है तीनों बच्चों का एग्जेम्पशन मिलेगा। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट कहती है मल्टीपल चिल्ड्रन का बर्थ हुआ है, देन इन दैट केस वी विल अलाउ द एग्जेम्पशन फॉर ऑल द चिल्ड्रन। लेकिन अगर ऐसा होता कि पहले 2 बच्चों का बर्थ हुआ है, पहले 2 मल्टीपल चाइल्ड बर्थ हुए थे साथ में ट्विंस, और बाद में एक बच्चे का बर्थ हुआ है, तो गवर्नमेंट कह रही पहले से 2 बच्चे थे तो आपने थर्ड बच्चे के लिए प्लान ही क्यों किया? तो थर्ड बच्चे का ट्रेवलिंग कॉस्ट टैक्सेबल। मतलब आप क्वेश्चन में ये देखना कि जो मल्टीपल बच्चों का बर्थ हुआ है वो पहले हुआ है या बाद में हुआ है। मतलब अगर पहले से एक बच्चा था और बाद में मल्टीपल चिल्ड्रन का बर्थ हुआ है तो सारे बच्चों का एग्जेम्पशन मिल जाएगा। लेकिन अगर पहले ही मल्टीपल चिल्ड्रन का बर्थ हुआ और बाद में एक सिंगल बच्चा पैदा हुआ है तो जो बाद में बच्चा आया है उसका अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगा। तो यहां पर एग्जेम्पशन 2 बच्चों का मिलेगा, बट उसमें भी आपको देखना पड़ेगा अगर पहले से एक चाइल्ड है और बाद में मल्टीपल चाइल्ड का बर्थ हुआ है तो 1 प्लस उसके बाद जो 2 बच्चे हैं तीनों का एग्जेम्पशन मिलेगा। बट अगर पहले ही मल्टीपल चिल्ड्रन का बर्थ हुआ है और बाद में एक चाइल्ड का बर्थ हुआ है तो सिर्फ 2 का एग्जेम्पशन मिलेगा। सो यहां पर हमने लीव ट्रेवल असिस्टेंस की थियरी कंप्लीट कर ली, विच इज एग्जाम्ड अंडर सेक्शन 10(5). पता करो जर्नी कैसे परफॉर्म की, एयरवे या अदर मोड। एयरवे तो ये रूल अप्लाई करो, अदर मोड है तो पहले पता करो क्या रेलवे है, अगर हां तो ये रूल अप्लाई करो, रेलवे नहीं है तो पता करो क्या पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, अगर आंसर आता है हां तो ये रूल अप्लाई करो, और अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी अवेलेबल नहीं है तो फर्स्ट क्लास एसी रेल फेयर ऑफ सिमिलर जर्नी कंपेयर्ड विद अमाउंट स्पेंट ऑन जर्नी विच एवर इज लेस। So we have completed leave travel assistance. Now in perquisite we have completed medical facility, we have completed leave travel assistance. Now next perquisite monetary perquisites. All the monetary perquisites, पता कैसे चलेगा monetary है, paid by employer, reimbursed by employer, अगर ऐसा word आ गया then perquisite is a monetary perquisite. Such monetary perquisites will be divided into 2 parts. ST and other. मॉनेटरी परक्विजिट अगर ST होगा तो एग्जेम्प्ट है, अदर मॉनेटरी परक्विजिट्स आर टैक्सेबल। अगर मॉनेटरी परक्विजिट ST का पार्ट होगा, ST मतलब एनी स्कॉलरशिप प्रोवाइडेड टू द एम्प्लॉयज चिल्ड्रन which is exempt under section 10(16). Scholarship for employees children exempt under section 10(16). And T, telephone or mobile bills paid or reimbursed by employer. Telephone or mobile bills paid or reimbursed by employer is exempt. So any scholarship for employees children is exempt under section 10(16) and telephone or mobile bill paid by employer is exempt. All other monetary perquisites are taxable. पहले तो आपको ये पता कैसे चलेगा कि गिवन इंफॉर्मेशन इज मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी? तो अगर इंफॉर्मेशन आया पेड बाय एम्प्लॉयर, रीएम्बर्स्ड बाय एम्प्लॉयर, पेड बाय एम्प्लॉयर, रीएम्बर्स्ड बाय एम्प्लॉयर, तो वो मॉनेटरी परक्विजिट होगा। लेकिन अगर फ्री, फैसिलिटी वर्ड आया तो वो नॉन मॉनेटरी परक्विजिट होगा। तो मॉनेटरी परक्विजिट में 2 मॉनेटरी परक्विजिट एग्जेम्प्ट है, ST एग्जेम्प्ट, ऑल रिमेनिंग मॉनेटरी परक्विजिट्स आर टैक्सेबल। सो मॉनेटरी परक्विजिट, मॉनेटरी परक्विजिट में अगर ST है तो एग्जेम्प्ट, अदर है तो टैक्सेबल। ST स्कॉलरशिप फॉर एम्प्लॉयज चिल्ड्रन एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10(16). एनी टेलीफोन और मोबाइल बिल पेड और रीएम्बर्स्ड बाय एम्प्लॉयर इज एग्जेम्प्ट। ऑल अदर मॉनेटरी परक्विजिट, LIC प्रीमियम पेड बाय एम्प्लॉयर, चिल्ड्रन स्कूल फीस पेड बाय एम्प्लॉयर, इलेक्ट्रिसिटी बिल रीएम्बर्स्ड बाय एम्प्लॉयर, गैस बिल पेड बाय एम्प्लॉयर, ऐसे तो बहुत सारे मॉनेटरी परक्विजिट्स होंगे, वो सारे टैक्सेबल हो जाएंगे। अब इसमें इंपॉर्टेंट आप ये याद रखना, प्रोफेशन टैक्स। इफ द प्रोफेशन टैक्स इज पेड बाय एम्प्लॉई, इफ द प्रोफेशन टैक्स इज पेड बाय एम्प्लॉई, देन डिडक्शन विल बी गिवन अंडर सेक्शन 16।
But if the profession tax is paid by employer, profession tax is paid by employer, आपका टैक्स आपके बॉस ने पे किया, तो for you it is as good as income, and since it is monetary perquisite, it is taxable. It is first taxable, and then deduction will be given under section 16. मतलब अगर एग्जाम में आ गया प्रोफेशन टैक्स पेड बाय एम्प्लॉय तो सिर्फ डिडक्शन क्लेम करना अंडर सेक्शन 16, लेकिन अगर एग्जाम में आया प्रोफेशन टैक्स पेड बाय एम्प्लॉयर मतलब फॉर यू इट इज एज गुड एज इनकम, तो आपके लिए इनकम है तो फर्स्ट इट विल बी टैक्सेबल एंड देन डिडक्शन विल बी गिवन अंडर सेक्शन 16. एग्जाम में सिर्फ प्रोफेशन टैक्स आ गया, इट इज ऑलवेज अज्यूम इट इज पेड बाय एम्प्लॉय, उसका सिर्फ आप डिडक्शन क्लेम करना अंडर सेक्शन 16. बट अगर क्वेश्चन में दिया इट इज पेड बाय एम्प्लॉयर, इट इज पेड बाय एम्प्लॉयर, तो पहले उसे स्टेटमेंट में इंक्लूड कर लेना और फिर डिडक्शन क्लेम करना अंडर सेक्शन 16. सो मॉनेटरी परक्विजिट्स कंप्लीट कर लिया. नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, नॉन मॉनेटरी परक्विजिट्स. आपको कैसे पता चलेगा कि ये नॉन मॉनेटरी परक्विजिट है? तो अगर क्वेश्चन में फ्री या फैसिलिटी वर्ड आ गया तो आप समझ जाना कि ये नॉन मॉनेटरी परक्विजिट्स है. ये नॉन मॉनेटरी परक्विजिट्स पढ़ने के लिए हम इसे दो पार्ट में डिवाइड करेंगे. CT EGS X, CTX it is taxable. Second part LIGHT light, CUT cute etc. ऐसे और भी बहुत सारे परक्विजिट्स हैं, ये भी टैक्सेबल है. CTX भी टैक्सेबल है, लाइट क्यूट भी टैक्सेबल है, बट CTX इज टैक्सेबल फॉर स्पेसिफाइड एम्प्लॉइज. CTX is taxable only for specified employees. Now what do you mean by specified employee? वो हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे जब मैं आपको CTX पढ़ाऊंगा. पहले मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं लाइट क्यूट which is taxable for all employees. All employees means whether the employee is a specified employee or employee is a non-specified employee, it is taxable. CTX taxable for specified employee. Light cute other taxable for all employee whether he is specified or non-specified employee. स्टार्ट करते हैं पहले लाइट क्यूट से, LIGHT लाइट क्यूट एटसेट्रा. इन दैट फर्स्ट L लंच फैसिलिटी. एग्जाम में आ गया लंच फैसिलिटी, फ्री लंच मिला एम्प्लॉइज को, तो पता करो ये फैसिलिटी कहां पर प्रोवाइड की गई है. इफ द फैसिलिटी इज प्रोवाइडेड इन ऑफिस ड्यूरिंग ऑफिस आवर्स, इफ द फैसिलिटी इज प्रोवाइडेड इन ऑफिस ड्यूरिंग ऑफिस आवर्स देन इट इज एग्जेम्प्ट अप टू ₹50 per meal. If the facility is provided in office during office hours, then it is exempt up to ₹50 per meal. देखो लंच अलावेंस अगर एग्जाम में आ गया ना तो वो अलावेंस है, वो पूरा टैक्सेबल होगा. लेकिन लंच फैसिलिटी आ गया, फ्री लंच आ गया एग्जाम में ऐसा वर्ड, तो देखो वो कहां पर प्रोवाइड किया गया है. वेदर सच फैसिलिटी इज प्रोवाइडेड इन ऑफिस ड्यूरिंग ऑफिस आवर्स तो एग्जेम्प्ट कर देना. अब कभी कभी क्या होता है बड़ी बड़ी कंपनीज में ऑफिस प्रीमाइसेस के अंदर कैंटीन ओपन करना थोड़ा डिफिकल्ट टास्क होता है, तो कंपनी आउटसाइड द ऑफिस किसी पर्टिकुलर होटल वालों के साथ टाई अप कर लेती है और वहां से मंथली कूपन्स लाकर अपने एम्प्लॉइज में डिस्ट्रीब्यूट कर देती है. तो अगर पेड कूपन्स के थ्रू पेमेंट हो रहा है, पेड कूपन्स के थ्रू हो रहा है तो भी एग्जेम्प्ट होगा ₹50 पर मील. Otherwise, it is fully taxable. Now, lunch facility के अलावा अगर कभी कभी आ जाता है एग्जाम में रिफ्रेशमेंट फैसिलिटी. रिफ्रेशमेंट फैसिलिटी मतलब टी फैसिलिटी, कॉफी फैसिलिटी, then such facility is fully exempt. Any refreshment facility provided to the employee is fully exempt. Lunch facility, if in office during office hours, it is exempt up to ₹50 per meal. Any refreshment allowance word is given, refreshment allowance, then that is allowance, fully taxable. Refreshment facility, exempt up to ₹50 per meal. Next, I for interest benefit. What do you mean by interest benefit? तो say for example, मुझे घर खरीदने के लिए पैसे चाहिए थे. अब घर खरीदने के लिए मुझे पैसे 10 लाख रुपए चाहिए थे. अब 10 लाख अगर मैं बैंक से लोन लूंगा तो हर महीने मुझे EMI भरना पड़ेगा इंटरेस्ट के साथ.
तो मैंने हितेश सर से रिक्वेस्ट किया कि सर मुझे 10 लाख की जरूरत है, मैं आपको कुछ टाइम में रीपे कर दूंगा। तो हितेश सर ने मुझे 10 लाख रुपए दे दिए और मैंने 3-4 साल में से फॉर एग्जाम्पल सर का पैसा वापस कर दिया। व्हाट इज बेनिफिट टू मी? ध्यान से समझना, अगर मैं मार्केट से ये लोन लेता तो मुझे हर साल इंटरेस्ट पे करना पड़ता, बट मुझे हितेश सर ने ये 10 लाख दे दिया, तो 10 लाख पर हितेश सर ने मुझसे इंटरेस्ट नहीं लिया। द इंटरेस्ट विच इज नॉट टेकन बाय हितेश सर इज एज गुड एज इनकम फॉर मी। इंटरेस्ट जो मैंने पे नहीं किया वो मेरे लिए बेनिफिट है। अरे अब मार्केट से लेता तो इंटरेस्ट भरना पड़ता ना, अब बॉस से ले रहा हूं तो इंटरेस्ट नहीं भरना पड़ रहा है। दैट इज एज गुड एज माई इनकम। द इंटरेस्ट विच इज नॉट पेड बाय एम्प्लॉय इज एज गुड एज इनकम टू द एम्प्लॉय। फॉर दैट पर्पज गवर्नमेंट पता करती कि लोन कितने का लिया है। If the loan is only up to rupees 20,000, if the loan amount is only up to 20,000, then interest is exempt. But if the loan amount is more than 20,000, if the loan amount is more than 20,000, if the loan amount is more than 20,000, then it is taxable. Now question arise, कितना taxable? कितना अमाउंट टैक्सेबल होगा? तो देखो ध्यान से समझो, मैंने ना सर से 10 लाख का लोन लिया, तो क्या 10 लाख टैक्सेबल होगा? नो, 10 लाख क्या है? लोन अमाउंट है, वो थोड़ी ना मेरे लिए बेनिफिट है। मेरे लिए बेनिफिट क्या है? द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट नॉट पेड बाय मी, द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट नॉट पेड बाय मी। यस और नो? सो टैक्सेबल अमाउंट विल बी इंटरेस्ट अमाउंट, टैक्सेबल अमाउंट विल बी इंटरेस्ट अमाउंट, टैक्सेबल अमाउंट विल बी इंटरेस्ट अमाउंट। अब वो इंटरेस्ट अमाउंट कैसे आएगा? तो गवर्नमेंट कहती है टैक्सेबल अमाउंट इज इक्वल टू लोन अमाउंट इंटू एसबीआई रेट। लोन अमाउंट इंटू स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो रेट चल रहा होगा ना, वो अप्लाई कर दिया जाएगा। मार्केट में बहुत सारी बैंक्स है, गवर्नमेंट एसबीआई रेट को फॉलो करती है। सो टैक्सेबल अमाउंट विल बी, मतलब मान लो रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 8% और सर ने मुझे 10 लाख लोन दिया था, तो 10 लाख का 8% 80,000 टैक्सेबल होगा। बट से फॉर एग्जांपल मुझे सर ने बोला, हितेश सर ने, कि शशि अगर मैं तेरे को इंटरेस्ट फ्री लोन दूंगा तो मुझे बाकी सारे एम्प्लॉयज को भी देना पड़ेगा, एक काम कर मैं 5% इंटरेस्ट पर दे देता हूं। अब 5% पर मिला तो मैं बोला ठीक है सर कोई बात नहीं। तो क्या अब मुझे बेनिफिट हो रहा है? आई एम पेइंग इंटरेस्ट, आई एम पेइंग इंटरेस्ट, तो इज इट अ बेनिफिट? यस, बिकॉज मार्केट रेट इज 8%, एसबीआई रेट इज 8%, बट सर को मुझे कितना पे करना है? ओनली 5%। सो फॉर मी बेनिफिट इज 3%। सो लोन अमाउंट इंटू 3%। तो 3% कैसे आएगा? एसबीआई रेट माइनस एक्चुअल रेट। So taxable amount is equal to loan amount into SBI rate minus actual rate. So loan, if the loan is taken up to rupees 20,000, it is fully exempt. But if the loan amount is more than 20,000, then entire loan amount into SBI rate minus actual rate, the interest portion will be taxable. Now गवर्नमेंट इसमें कह रही है अगर लोन आपने ट्रीटमेंट के लिए लिया है फॉर स्पेसिफाइड डिसीज, इफ द लोन इज टेकन फॉर ट्रीटमेंट ऑफ एनी स्पेसिफाइड डिसीज, इफ द लोन इज टेकन फॉर ट्रीटमेंट ऑफ एनी स्पेसिफाइड डिसीज, देन एंटायर इंटरेस्ट बेनिफिट इज एग्जेम्प्ट. If the loan is taken for treatment of specified disease, if the loan is taken for treatment of specified disease, then entire interest benefit is exempt. वहां पर गवर्नमेंट पर्पस देख रही है. पर्पस क्या है? बीमारी को ठीक करने के लिए लोन ले रहा है यार कोई, उससे क्या टैक्स लेना है, जाओ एग्जेम्प्ट. इंटरेस्ट कब टैक्सेबल होगा? जब आपने कार खरीदने के लिए बॉस से पैसे ले लिए, घर खरीदने के लिए पैसे ले लिए, तो गवर्नमेंट को लग रहा है यार नहीं ये बेनिफिट है टैक्स. लेकिन कोई बीमारी के लिए अगर, तो गवर्नमेंट कहती है इट्स फाइन, nothing will be taxable. Whether the loan amount is up to 20,000 or more than 20,000, entire amount will be exempted if the loan is taken for treatment of specified disease. यहां पर मैंने क्या बोला था? फ्री रिफ्रेशमेंट इज एग्जेम्प्ट. सेम वे यहां पर any loan taken for treatment of specified disease is exempt. Light cute, L lunch facility, I interest benefit, G for gifts. गिफ्ट मिला एम्प्लॉयर से, तो
तो पता करो एम्प्लॉयर से ये गिफ्ट किस में मिला, वेदर गिफ्ट इज रिसीव्ड इन कैश और गिफ्ट इज रिसीव्ड इन काइंड. इफ during the year any gift has been received from employer, we have to check whether such gift is received in cash or gift is received in kind. If the gift is received in cash, it is fully taxable. But if gift is received in kind, if the gift is received in kind and the value of kind is up to 5,000, then it is exempt. काइंड का वैल्यू है 5,000 तक है तो एग्जेम्प्ट होगा, अदरवाइज टैक्सेबल. इन काइंड इंक्लूड्स पेड वाउचर्स. मतलब किसी कंपनी का आपको पेड वाउचर मिल गया तो पेड वाउचर का वैल्यू पता करो किसका है, कितने का है. अगर पेड वाउचर वर्थ ₹5,000 है देन एग्जेम्प्ट, अदरवाइज इट इज टैक्सेबल. सो एनी गिफ्ट विच इज रिसीव्ड फ्रॉम एम्प्लॉयर इन कैश इट इज फुल्ली टैक्सेबल, इन काइंड वैल्यू अप टू 5,000 एग्जेम्प्ट, अदरवाइज टैक्सेबल. नेक्स्ट, house accommodation. This is most important and this is taxable. What is the taxable amount? हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. हमारा यूज ऑफ और ट्रांसफर ऑफ मूवेबल असेट्स कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद. मतलब ये दोनों थियरी कंप्लीट करने के बाद फिर मैं आऊंगा हाउस अकोमोडेशन पर. तब तक के लिए आप सिर्फ इतना याद रखो, हाउस अकोमोडेशन इज टैक्सेबल. रहने के लिए घर मिला है, इट इज टैक्सेबल. कितना टैक्सेबल वो एग्जैक्टली कैसे कैलकुलेट करना है ये दोनों थियरी कंप्लीट करने के बाद सिखाऊंगा. नेक्स्ट, टी, टूरिंग एंड अकोमोडेशन. टूरिंग एंड अकोमोडेशन मतलब आप जहां पर घूमने फिरने गए थे, लीव ट्रैवल असिस्टेंस में मैंने आपको बताया था जहां पर घूमने गए वहां पर जाने और आने का पैसा बॉस ने दिया. टूरिंग एंड अकोमोडेशन मतलब जहां पर आप घूमने गए वहां पर टूर करने के लिए वहां पर रहने की फैसिलिटी एम्प्लॉयर ने प्रोवाइड की, देन सच फैसिलिटी इज फुल्ली टैक्सेबल. Any credit card facility is provided by employer, any club facility is provided by employer, then also it is fully taxable. Credit card facility, club facility, it is fully taxable. Any credit card facility, any club facility provided by employer is fully taxable. Next, use of movable assets. Use of movable assets means company has given you certain assets for use. कुछ टाइम यूज करो और फिर जब रिटायरमेंट लेना कंपनी को वापस कर देना. रिटायरमेंट नहीं लेना मतलब पहले भी अगर करना है तो वापस कर सकते हो, बट ये आपका ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हो रहा है. असेट्स पहले भी कंपनी का था, अभी भी कंपनी का है. आपको असेट्स कंपनी ने यूज करने के लिए दिया है. आप 1-2 महीना यूज करके वापस कर सकते हो, 1-2 साल यूज करके वापस कर सकते हो. मतलब आपके पास यूज करने की फैसिलिटी है. यू आर नॉट दी ओनर बट यू आर यूजिंग दैट असेट्स. तो पता करो कौन सा असेट्स बॉस ने यूज करने को दिया है. वेदर इट इज कंप्यूटर लैपटॉप, वेदर इट इज कार और इधर इट इज अदर असेट्स. एनी असेट्स विच इज गिवन फॉर यूज, पता करो कौन सा असेट्स है. कंप्यूटर लैपटॉप है, कार है या अदर असेट्स है. अगर बॉस ने कंप्यूटर लैपटॉप दिया यूज करने के लिए देन इट इज एग्जेम्प्ट. Any car is given for use, we will discuss in detail under CTX. In detail हम डिस्कस करेंगे कि कार अगर बॉस ने यूज करने के लिए दिया देन व्हाट विल बी द रूल्स रेगुलेशन फॉर दैट. we will discuss in detail under CTX. For the time being, car ignore. So computer laptop is given, exempt. Car we will discuss in CTX. And all other assets here means any music system, video camera, furniture, all other movable assets, the assets which are movable in nature is given for use other than computer, laptop and car. देखो कार में यहां पर नहीं लिखता तो भी चलता, बट मैंने यहां पर जानबूझकर लिखा कि जब आप अदर असेट्स पढ़ो तो आपके मन में ये फीलिंग नहीं आनी चाहिए कि कार को यूज किया तो क्या होगा. कार का यूटिलाइजेशन के लिए रूल्स रेगुलेशन डिटेल में पढ़ेंगे. तो अदर देन कार एंड कंप्यूटर लैपटॉप, एनी अदर असेट्स गिवन फॉर यूज विच इज मूवेबल इन नेचर, देन इट इज टैक्सेबल. क्वेश्चन अराइज, कितना टैक्सेबल? 5 लाख का, 10 लाख का कोई असेट्स यूज कर रहे हैं हम, तो गवर्नमेंट कह रही है टैक्सेबल अमाउंट विल बी इक्वल टू taxable amount will be equal to 10% per annum depreciation on cost.
taxable amount is equal to 10% per annum depreciation on cost or any rent paid by employer. Any rent paid by employer. If the assets is owned by employer, then 10% depreciation on cost. But if assets is hired by employer, then rent paid by employer. What is the benefit to you? It is the assets of employer, but you are using that assets. So for you, it is a benefit. What is the benefit amount? Entire cost is not your benefit. Due to you, जितना assets की value कम हुई, depreciate हुई, that is your benefit. बॉस के लिए वो depreciation expense, आपके लिए वो as good as income. तो कितना depreciation? तो गवर्नमेंट ने एक स्टैंडर्ड रेट यहां पर मेंटेन कर दिया है, 10% depreciation on cost, compulsory on cost. WDV if given, it should be ignored. If the owned by employer. But अगर वो बॉस ने भाड़े पर लेकर आपको दिया है, then rent paid by employer is your benefit. It is taxable for you. How much amount is taxable? Rent paid by employer. If owned, then depreciation. If hired, then rent paid by employer. This rule will be applied if the assets is given for use. But अगर समझो permanently ownership ही transfer हो गई, पहले employer owner था, अब आप ओनर बन गए. The ownership of assets has been transferred. If ownership has been transferred, then rules and regulation are. पता करो कौन सा assets transfer हुआ, कंप्यूटर, लैपटॉप, कार और अदर assets. अगर कंप्यूटर लैपटॉप ट्रांसफर हुआ तो टैक्सेबल. In case of use, computer laptop exempt. In case of use, computer laptop exempt. But in case of transfer of computer laptop, it is taxable. How much is taxable? तो say for example, कंपनी ने आपको 50,000 का लैपटॉप दे दिया, परमानेंटली अब आपका हो गया, तो व्हाट इज योर बेनिफिट? एंटायर 50,000. लेकिन अगर मान लो यही लैपटॉप आपको 50,000 का लैपटॉप एम्प्लॉयर ने 20,000 में दिया, 50,000 का लैपटॉप आपको 20,000 में दिया, ओनरशिप ट्रांसफर कर दी 20,000 में, तो फॉर यू बेनिफिट इज 30,000. फॉर यू 30,000 इज टैक्सेबल. बट नेक्स्ट एग्जांपल समझो, 50,000 का लैपटॉप बॉस ने 1 साल यूज किया फिर आपको दिया, तो 1 साल यूज किया मतलब सेकेंड हैंड हो गया ना, तो फॉर यू 50,000 विल नॉट बी टैक्सेबल. तो कितना टैक्सेबल? तो गवर्नमेंट कहती है दिस कंप्यूटर शुड बी डेप्रिशिएटेड बाय 50%, WDV मेथड. डेप्रिशिएटेड 50% बाय WDV मेथड. तो 50,000 का 50%, 25,000 माइनस कर देंगे, रिटन डाउन वैल्यू इज 25,000. तो फॉर यू बेनिफिट इज 25,000 टैक्सेबल. लेकिन मान लो बॉस ने 2 साल यूज करने के बाद आपको 5,000 में दिया. कितना साल यूज किया बॉस ने? 2 साल. तो पहले 50,000 का 50%, 25,000, फिर 25,000 का 50%, 12,500. दिस इज द रिटन डाउन वैल्यू. बट बॉस ने आपको कितने में दिया? 5,000. तो फॉर यू टैक्सेबल अमाउंट इज इक्वल टू 7,500. सो यहां पर टैक्सेबल अमाउंट कैसे आएगा? टैक्सेबल अमाउंट इज इक्वल टू WDV माइनस सेलिंग प्राइस. WDV कैसे आएगा? सो कॉस्ट ऑफ असेट्स लेस डेप्रीशिएशन एट द रेट ऑफ 50%, WDV मेथड. So taxable amount will be WDV minus selling price. तो पहले पता क्या करेंगे? What is the written down value? How to find out written down value? The cost of such assets minus depreciation at the rate of 50% written down value method. The remaining amount will be known as WDV. सेम वे अगर बॉस ने कार ट्रांसफर कर दिया, बच्चा लोग ध्यान से समझना, कार यूज करने के लिए मिला तो ये वाला रूल अप्लाई करूंगा जो CTX में मैं आपको पढ़ाऊंगा. लेकिन अगर कार ट्रांसफर नहीं किया, कार यूज करने के लिए नहीं दिया, परमानेंटली ओनरशिप ही ट्रांसफर कर दिया, तो वो भी टैक्सेबल होगा. कितना टैक्सेबल होगा? तो गवर्नमेंट सेम फॉर्मूला फॉलो करने को कहती है, WDV माइनस सेलिंग प्राइस. बट इन केस ऑफ कार द डेप्रिसिएशन विल बी रेट टेकन एज 20%. In case of car, the rate of depreciation will be taken at 20% written down value method. Same formula, WDV minus selling price, but WDV कैसे आएगा?
cost minus depreciation at the rate of 20%. Cost minus depreciation at the rate of 20%, written down value method. So formula यही रहेगा, WDV minus selling price. This is the taxable amount. But depreciation rate क्या होगा? 20%. In case of other assets means other than computer, laptop and car, it can be music system, it can be video camera, it can be furniture, it can be any other movable assets which is given for you, which is permanently transferred. तो गवर्नमेंट कहती है टैक्सेबल. हाउ टू कंप्यूट टैक्सेबल अमाउंट? तो यहां पर भी गवर्नमेंट सेम लॉजिक बोल रही है, WDV माइनस सेलिंग प्राइस. अब क्वेश्चन अराइज, WDV यहां पर कैसे आएगा? तो यहां पर गवर्नमेंट कहती है फॉर कंप्यूटिंग रिटन डाउन वैल्यू ऑफ असेट्स डेप्रिसिएशन रेट विल बी टेकन एट 10% SLM मेथड. 10% SLM मेथड. 10% SLM मेथड मतलब असेट्स का जो भी कॉस्ट होगा उस कॉस्ट में से माइनस करो डेप्रिसिएशन, बट डेप्रिसिएशन विल बी टेकन एट द रेट ऑफ 10% SLM मेथड. वो माइनस करने के बाद जो वैल्यू आएगी रिटन डाउन वैल्यू, दैट विल बी कंसीडर्ड. मतलब in case of computer laptop you have to use WDV method. In case of car also you have to use WDV method at the rate of 20%. But in case of other assets 10% SLM method. माइनस करने के बाद जो वैल्यू आएगी दैट इज रिटन डाउन वैल्यू, एंड दैट रिटन डाउन वैल्यू माइनस सेलिंग प्राइस ऑफ एम्प्लॉयर विल बी बेनिफिट टू यू एंड दैट पोर्शन विल बी टैक्सेबल. सो इफ एनी असेट्स गिवन फॉर यूज, तो पता करो कौन सा असेट्स यूज करने को मिला है. वेदर कंप्यूटर लैपटॉप इज गिवन, कार इज गिवन और अदर असेट्स इज गिवन. इफ कंप्यूटर लैपटॉप इज गिवन इट इज एग्जाम. Movable assets is given, car is given, we will learn in CTX. All other movable assets taxable, 10% depreciation on cost, and mind it, it is per annum. तो अगर आपने पूरे साल भर यूज किया, say for example म्यूजिक सिस्टम ऑफ 1 लाख यूटिलाइज फॉर फुल ईयर, तो 1 लाख का 10%, 10,000 विल बी टैक्सेबल. लेकिन अगर आपने यूज सिर्फ 3 महीने के लिए किया है तो 1 लाख इंटू 10% इंटू 3/12. वाई 3/12? क्योंकि ये पर एनम है. इज इट क्लियर? लेकिन अगर बॉस ने भाड़े पर लिया है तो रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर विल बी टैक्सेबल टू यू. Transfer of movable assets. What is the difference between use and transfer? In case of use, the ownership will be remain with the company, with the employer. But in case of transfer, ownership has been transferred from employer to the employee. Now you are the owner of such assets. Then in that case, पता करो कौन सा assets मिला, computer, laptop, car या other assets. Computer, laptop, exempt. Computer laptop in case of transfer taxable. कितना taxable? तो उसके लिए formula WDV minus selling price. Selling price of employer. How to compute WDV? Depreciation charge करो at the rate of 50% written down value method. In case of car, depreciation 20% written down value method. In case of other assets, written down value निकालते वक्त cost minus depreciation at the rate of 10% SLM method. मतलब ऐसे याद रखो, रेट बड़ा होगा ना तो WDV, रेट छोटा होगा तो SLM मेथड. 50-20% ज्यादा रेट हो गया तो WDV मेथड, 10% ही रेट है SLM मेथड. नाउ गवर्नमेंट यहां पर कहती है नाउ डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते वक्त फुल कंप्लीटेड ईयर्स का देखा जाएगा डेप्रिसिएशन. एनी पार्ट ऑफ द ईयर शुड बी इग्नोर्ड. Any part of the year should be ignored. It means if assets has been used by employer for 2 years and 8 months, 2 years and 8 months, charge depreciation only for 2 years. If the assets has been used by employer for 2 years and 12 months or 2 years and 11 months, charge depreciation only for 2 years. If the assets has been used by employer for 2 years and 11 months 29 days, charge depreciation only for 2 years. The depreciation should be calculated for full completed years. Part of the year should be ignored. Part of the year should be ignored. Is it clear? If you like this video, share it with your friends. Subscribe to our YouTube channel to watch more such videos and learn from our expert faculty members. Press the bell icon to get regular notifications whenever we upload a new video. Download NDI mobile app to get complete CA course online. We value your support. Thank you for watching.